सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बच्चों, भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम देखते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो फिर कांग्रेस की स्थापना के पहले भी थीं और कांग्रेस की स्थापना फिर उसके बाद भी कुछ पार्टियां बनी, इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया अपने अपने रूप में। अब जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये दो पार्टियां अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी। एक समय ऐसा आया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के टकराव के कारण या फिर आधिपत्य के कारण या फिर अपनी प्रभुता स्थापित करने के कारण मुस्लिम लीग अलग हो गई। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर भारत में कौन कौन सी पार्टियां थीं और फिर उनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या क्या थीं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तविकता यही है कि भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने का काम अगर किसी ने किया तो वह राजनीतिक पार्टियों ने किया। 1837 में कांग्रेस की स्थापना के पहले लैंड होल्डर्स एसोसिएशन बना था। यह जमींदारों की पार्टी थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहे या इसको एसोसिएशन कहे, यह जमींदारों की पार्टी थी। यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन जगहों के, इसको हम सोसाइटी कहें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उस समय उसका नाम सोसाइटी से ही कहा जाता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार थे उन लोगों ने 1837 में अपनी एक पार्टी बनाई ताकि अपनी मांगों को वे अंग्रेज सरकार के समक्ष रख सकें। कोई तो हो जो उनका प्रतिनिधित्व करे, और यह पार्टी की स्थापना हुई। क्योंकि बंगाल के लोग उस समय कुछ ज़्यादा जागरूक थे, शिक्षित थे, और फिर उन लोगों ने अपनी इस तरह की गतिविधियों में भाग लिया था। 6 साल के बाद 1843 में, क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी थी तो यह तो जमींदारों की पार्टी थी। अब जो मध्यम वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने भी अपनी मांगों के लिए या फिर राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए या फिर अपनी स्थिति को और ठीक करने के लिए इन लोगों ने एक संगठन बनाया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह जमींदारों द्वारा किया गया था और यह जो था वो मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था। धनी मध्यम वर्ग, जिनके पास संपन्नता थी, जो अपने लाभ की बात सोचने लगे थे, समझने लगे थे। क्रम बढ़ता गया। ये दो पार्टियां अपना अपना काम अपने अपने ढंग से कर रही थी। कुछ सालों के बाद 1852 में, यानी 9 साल के बाद, इन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस लैंड होल्डर सोसाइटी जो जमींदारों की पार्टी है और फिर मध्यम वर्ग, धनी मानी लोगों की, बुर्जुआ वर्ग की जो पार्टी है तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अगर हम लोग आपस में मिलकर काम करें तो हमारा जो संगठन है कुछ और मजबूत होगा। इसलिए उन लोगों ने दोनों को मिला दिया और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1852 में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, यह दोनों को मर्ज करने के बाद यह बनाया गया था। यानी अब लोग पार्टी समझने लगे थे।
कि पार्टी होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं बंगाल की। अब यह पूर्वी भारत हुआ, अब फिर मद्रास जो था, बॉम्बे था, जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत था, वहाँ भी शिक्षित वर्ग आ गया था। अब उन लोगों ने भी, चूँकि पार्टी की स्थापना होने लगी थी और लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि हम पार्टी बनाएं और अंग्रेज़ों का कोप भाजन बने, इसीलिए शुरू के दौर में जब इन लोगों ने पार्टियां बनाई तो इन लोगों ने अंग्रेज का या अंग्रेजी शासन का खुलकर विरोध नहीं किया। ये लोग सिर्फ अपनी मांग को रखते थे कि हमारी यह मांग है, आदर से, प्रेयर से, स्मार पत्र के द्वारा। यही नीति बाद में कांग्रेस ने भी अपनाई थी, पार्टी, प्रेयर एंड पिटीशन, ताकि अंग्रेजों को यह न लगे कि ये जो पार्टी इन लोगों ने जो बनाया यह कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है या क्रांतिकारियों की पार्टी है या यह वह पार्टी है जो हमारे शासन के लिए चुनौती बनेगी। अगर ऐसा होता तो वे दमनात्मक कार्रवाई करते। इसलिए प्रारंभिक दौर के जितनी भी पार्टियां बनी या जो भी इसके नेता थे ये उदारवादी थे। और इसी क्रम में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास में, दक्षिण भारत में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, नाम से यह स्पष्ट है कि यह भारत के किस भाग में हुआ था, मद्रास महाजन सभा। फिर पैट्रियोटिक एसोसिएशन, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा। ये जितनी भी पार्टियां बनी ये सब लगभग 1852 ईस्वी में बनी थी। यानी अब 1837 से 1852 के बीच में भारत के पश्चिमी क्षेत्र बॉम्बे में, दक्षिणी क्षेत्र मद्रास में और पूर्वी क्षेत्र बंगाल में कई तरह की राजनीतिक पार्टियां बन गई थी। ये लोग अपनी अपनी मांगों को, अपने अपने कष्टों को, अपने अपने सुधार के जो इच्छा थी उनको अंग्रेजों के समक्ष स्मार पत्र के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा रखते थे। इच्छा अंग्रेजों की माने अथवा न माने, लेकिन लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत और चेतना युक्त करने का काम इन पार्टियों ने किया। लेकिन अभी भी कोई वैसी पार्टी नहीं थी जो अखिल भारतीय स्वरूप धारण करे, यानी एक वैसी पार्टी जिसका असर पूरे भारत में हो। अभी वह पार्टी नहीं बनी थी। लेकिन क्रम ये पार्टियां अस्तित्व में रही। 1870 ईस्वी में पूना महाजन सभा की स्थापना हुई। 1870 ईस्वी में पूना महाजन सभा। अब हम देखें कि पार्टियां तो बननी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस नहीं बना था। कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में कर दी गई। उसी दरमियान दो ऐसे कार्य हुए। पूना में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। ये जितनी भी पार्टियां थीं, इनका उद्देश्य था लोगों के अंदर चेतना जागृत करना, लोगों को बताना, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग इसके लीडर थे, कर्णधाता थे। उसी समय कुछ ऐसी गतिविधियां हुई अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के लोगों को उद्वेलित कर रही थी। वह था लीटन का आर्म्स एक्ट। लीटन ने आर्म्स एक्ट लगाया था
लागू किया था भारत में, जिसके द्वारा भारत के लोगों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद फिर रिपन का इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल था, इसके द्वारा भारत के लोगों को न्यायाधीश बनाने की बात थी और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि हम पर हमारा न्याय भारत के लोग नहीं करेंगे, और लाचार होकर अंग्रेजों को वह वापस लेना पड़ा। तो इससे भारत के लोग काफ़ी अपने को अपमानित महसूस किए और उनके अंदर कुछ और राजनीतिक चेतना जगी। उसी समय बीतता गया। उसी समय इंडियन एसोसिएशन के जो सचिव थे, आनंद मोहन बोस, ये इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। इन्होंने 1883 ईस्वी में एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की कि पूरे भारत के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हम आपस में विचार विमर्श करेंगे कि हम लोगों का एक अखिल भारतीय पार्टी हो। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी में बुलाई। देखिए, अब कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसमें बहुत लोग, पूरे भारत के लोग, अखिल भारत के लोग इसमें आए और इन लोगों ने एक पार्टी, सशक्त मजबूत भारत स्तर की पार्टी की बात की। उस समय भारत का सौभाग्य कहें, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज पदाधिकारी थे, A.O. ह्यूम। ये सेवानिवृत्त थे, इनकी सेवा उम्र समाप्त हो चुकी थी सेवा की, ये रिटायर्ड थे, लेकिन उदारवादी विचार के थे। और अंग्रेजों को एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जो भारत के, जो उन लोगों को लगा कि अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तो उन क्रांतिकारी विचारों को, षड्यंत्रकारी विचारों को खत्म करने के लिए उन्हें एक पार्टी चाहिए थी ताकि उनको शांत किया जा सके। अर्थात वे एक सुरक्षा कवच चाहते थे। और भारत के लोग अंग्रेजों से पार्टी की स्थापना करके खुल्लम खुला मुकाबला नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम पार्टी की स्थापना करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज हमसे वो नाराज होंगे और हम उनके कोपभाजन बनेंगे। तो वे लोग एक ऐसी पार्टी चाहते थे जो त्वरित संचालक का काम करे, यानी अगर कहीं से विद्युत आए उस पार्टी के द्वारा वह भूमि में चली जाए और हम सुरक्षित रहें। दोनों की इच्छा थी। A.O. ह्यूम की भी इच्छा थी कि सुरक्षा कवच बने, भारत के नेताओं की इच्छा थी कि एक त्वरित संचालक बने, लाइटिंग कंडक्टर बने। और इसी क्रम में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कराई। A.O. ह्यूम उस समय भारत में जो थे वायसराय डफरिन थे, वो डफरिन से मिले, वे इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत के लोगों को शामिल करना चाहते हैं। और भारत में उस समय जो उदारवादी नेता थे उसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग उस समय उदारवादी नेता थे। उसमें महात्मा गांधी वगैरह का पदार्पण राजनीति में नहीं हुआ था। तो उस समय के जो उदारवादी नेता थे वे थे दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों से A.O. ह्यूम संपर्क में थे और इन्होंने बात की कि मैं एक ऐसी पार्टी बनाना चाहता हूं जो आपके हित की होगी
हम उस पार्टी के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात रख सकते हैं और हमारा जो स्वरूप होगा वो अखिल भारतीय होगा, पूरे भारत स्तर का हमारा जो स्वरूप होगा। और इसी क्रम में 1883 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम में खुला पत्र भेजा, ओपन लेटर, और उन्होंने कहा कि भाई मैं यह चाहता हूं आप अपनी राय दें। भारत के लोगों को एक ऐसी ही पार्टी की आवश्यकता थी और ए.ओ. ह्यूम को भी भारत में इन लोगों की मदद से एक ऐसी पार्टी की स्थापना करने की इच्छा थी। दोनों की चाहत मिली। इंग्लैंड ए.ओ. ह्यूम गए वहाँ की सरकार से बात करने के लिए कि हम भारत में एक अखिल भारतीय स्वरूप की पार्टी इसकी स्थापना करना चाहते हैं, और हमने उदारवादी नेताओं से फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो नेता थे, जो भारत स्तर के नेता थे, उदारवादी नेता थे, हमने उन लोगों से बात कर ली है। यह बात ए.ओ. ह्यूम बताने के लिए इंग्लैंड गए, और जब वहाँ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब भारत आकर इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक पार्टी बनाएंगे। दिसंबर 1885 तय हुआ कि उस दिन हम लोग जुटेंगे और पार्टी बनाएंगे। वे भारत आए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएंगे, क्योंकि ये यूनियन शब्द उन्हें ठीक नहीं लगा और उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, और यह सबको पसंद आया। तो अब कांग्रेस का नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। 25 से 28 दिसंबर तक यह पूना में होना तय हुआ था कि पूना में बैठक होगी, सभी नेता जुटेंगे। पूना में उस समय प्लेग फैल गया था। यही कारण था कि फिर ये लोग बॉम्बे गए और वहां पर तेजपाल, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में ये लोग 25 से 28 दिसंबर 1885 को ये लोग जुटे। इन लोगों ने बैठक की। इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। यह इसमें पूरे भारत के 72 लोगों को बुलाया गया था, यानी 72 डेलीगेट्स आए थे। तो इस प्रकार दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो ए.ओ. ह्यूम की उस पवित्र इच्छा कहें या फिर उसकी कल्पना कहें, और भारत के लोगों का एक ऐसा माध्यम जो कि अंग्रेजों के द्वारा हम अपनी बात अंग्रेजों के पास रख सकें, तो ए.ओ. ह्यूम उनका माध्यम बना। वह भी उदारवादी था, ये लोग भी उदारवादी थे, और ये लोग पार्टी में शामिल हुए और आगे बढ़ा। प्रारंभिक दौर में 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक कांग्रेस पर उदारवादियों का कब्जा रहा, यानी कांग्रेस में उदारवादी नेता थे। इन लोगों ने अंग्रेज की किसी भी नीति का विरोध नहीं किया। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारी जो मांग है वह हम अंग्रेजों के समक्ष पार्टी, प्रेयर और पिटीशन, यानी PPP, यानी 3P, 3P के माध्यम से हम रखें। एक पार्टी हो जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, प्रेयर हो यानी जो हम बात रखें वह प्रार्थना वाले शब्दों में हो, आदेश न हो या फिर कोई असभ्य न हो, और फिर पिटीशन हो यानी स्मार पत्र या कोई लिखित दस्तावेज हो, उसके द्वारा हम अंग्रेजों के पास अपनी बात को रखें। और इस प्रकार 20 साल तक 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक कांग्रेस आगे की ओर बढ़ता गया और अंग्रेजों का कृपा पात्र बना रहा। अंग्रेजों ने इस 20 सालों में कभी भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह हमारे ही व्यक्ति द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा एक स्थापित पार्टी है और हम
इस पार्टी के माध्यम से भारत के जो असंतोष उबाल है या असंतोष है या फिर अंग्रेजों के प्रति जो घृणा है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें वे सफल हो जाएंगे। यह उनकी सोच थी। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें होने वाली थी 1905 में जिसने कि कांग्रेस की दिशा और दशा ही बदल दी। इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। वह अंग्रेजों की एक शातिर चाल थी। बंगाल में चूंकि उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन की बात चल रही थी, जो लोगों में असंतोष की बात थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों को लगा था कि मुसलमानों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और फिर अगर हम मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दें, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाएं, तो शायद इनका जो आंदोलन है यह कमज़ोर पड़ेगा। और इसी क्रम में 1905 ईस्वी में इन लोगों ने भारत में बंगाल को दो भाग में बांट दिया। एक वह भाग जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा भाग जिसमें मुसलमान अधिक थे, यानी बांग्लादेश साइड को इन्होंने दो भाग में बांट दिया। जो बंगाल था दो भाग में बट गया। एक में हिंदुओं की अधिकता थी, एक में मुसलमानों की अधिकता थी। यह उस एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात थी। अब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उसका बंगाल में तो इसका विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ और फिर परिणाम यह हुआ कि कर्जन ने जिसने बंगाल विभाजन किया था, इस आदेश को वापस लेना पड़ा और फिर बंगाल का एकीकरण हुआ। यह अलग मुद्दा है। लेकिन 1907 में सूरत का जो अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता आ गए थे जो कांग्रेस के उस उदारवादी नीति, पार्टी प्रेयर और पिटीशन के खिलाफ थे। उसमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसमें थे, तीन नाम से उनको जाना जाता है, लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीन व्यक्ति थे जिनकी विचारधारा कांग्रेस के उस प्रारंभिक दौर के नेताओं से नहीं मेल खा रही थी। इनका कहना था कि हमें अब कुछ उग्र रूप अपनाना ही होगा, अंग्रेज हमारे इस पार्टी प्रेयर से बात नहीं सुन रहे हैं। और कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे, जो प्रारंभिक काल के नेता थे, उन्हें इनकी बात पसंद नहीं आई, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की। परिणाम यह हुआ कि 1907 में कांग्रेस दो भाग में बट गया, यानी कांग्रेस का बंटवारा हो गया। एक भाग जिसे हम लोग गरम दल कहते हैं और एक भाग जिसे हम लोग नरम दल कहते हैं। नरम दल वे लोग जो उदारवादी थे और गरम दल वे लोग जो कि इनके सिद्धांतों पर चलते थे। यानी कांग्रेस अब दो भाग में बट गया, गरम दल और नरम दल। इसके नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और इसमें जो और उदारवादी नेता थे वे थे। इस प्रकार कांग्रेस की नीति में अब कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ था। लेकिन बाद में बहुत जल्दी 8-9 साल के अंदर ही कांग्रेस के नेताओं को लगा कि हमारी फूट का फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं, हम में एकजुटता लानी ही है। और यही कारण था कि पुनः जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में, इसमें जो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 1907 में जिसका बंटवारा हो गया था, वह फिर कांग्रेस आपस में गरम दल और नरम दल मिल गए। दोनों दल मिल गए और कांग्रेस पुनः एक हो गई, कांग्रेस का एकीकरण हो गया।
इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुई, और वही कांग्रेस पार्टी आगे के इतिहासों में हम देखेंगे कि वो इसी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी की कमान थी, और बड़े बड़े नेता हुए लाल बहादुर ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, और फिर आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। बहुत इसका लंबा इतिहास रहा कांग्रेस का, और भारत को आज़ादी दिलाने में इस कांग्रेस का प्रमुख स्थान था। अब हम लोग बच्चों उसी समय भारत में एक दूसरी पार्टी का उदय हुआ अंग्रेज़ों की चाल के कारण, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ी रहे, तो उन लोगों ने एक पार्टी को स्थापित करवाया जिसका नाम था मुस्लिम लीग। अब हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अब इसकी स्थापना का प्रमुख कारण क्या था, हम समझें। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और बंगाल का विभाजन करने के बाद एक ऐसा प्रदेश बनाया गया जहाँ की मुसलमान की संख्या अधिक थी, और एक ऐसा प्रदेश बनाया गया बंगाल को बांट के जहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी। हिंदुओं ने इसका विरोध किया, आगजनी हुई, जगह जगह आंदोलन हुए, और परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों को बाध्य होकर उस जो मुसलमान जहाँ पर अधिक थे, बहुसंख्यक क्षेत्र था, उसको और हिंदू वाले क्षेत्र को, दोनों को मिलाकर पुनः जो स्थिति थी बंगाल की, वही स्थिति कर दी गई। यह चीज़ मुसलमानों को रास नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर हमें अलग क्षेत्र मिल रहा था तो हिंदुओं ने इसका विरोध किया, इसलिए हमको भी अपनी एक पार्टी बनाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि हम में भी कुछ कमियां हैं, हम में भी आर्थिक पिछड़ापन है, हम में शैक्षिक पिछड़ापन है, बहुत तरह की बात थी। तो एक कारण यह रहा बंगाल विभाजन। दूसरा था अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ी रहे, ताकि इनकी जो एकता है वह छिन्न भिन्न हो जाए, और इनका जो आंदोलन है, जो आज़ादी की बात ये करते हैं या कर सकते हैं, इनकी जो राजनीतिक चेतना है उसको खंड खंड कर दिया जाए और अलग अलग किया जाए, और इस ग्रुप को, मुसलमानों के इस ग्रुप को अपने साइड मिला लिया जाए, उनको थोड़ा थोड़ा लाभ दे दिया जाए, ताकि ये उस आंदोलन में साथ न दें। एक यह भी कारण रहा। तीसरा कारण था, अगर हम देखें, कि उसी समय भारत में 1870 में आर्य समाज की स्थापना हो गई थी। आर्य समाज ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इस तरह के धार्मिक संस्थाएं अस्तित्व में थी, और इन लोगों ने धार्मिक आंदोलन चलाया। और अंग्रेज बार बार कहा करते थे कि ये जो कांग्रेस की है, यह कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की हितैषी है, और ये जो धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं इसको कांग्रेस का सपोर्ट है, क्योंकि यह चाहता है, कांग्रेस चाहती है कि भारत में सिर्फ हिंदू रहें। और यह इस तरह का भय दिखलाकर वे लोग कांग्रेस से मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को, मुस्लिम जो भी मुसलमान थे उनको अलग करना चाह रहे थे, और उसमें बहुत कुछ सफल भी हो रहे थे। इन आंदोलनों ने, इन धार्मिक आंदोलनों ने मुसलमानों के उस विचार में, उस जो आग जल रही थी कि ये भारत में हिंदूवाद होने वाला है, हिंदू राज होगा, उसमें घी का काम किया, और उन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाने में गति लाई। अगला कारण इनका था इनका पिछड़ापन। ये हर तरह से पिछड़े थे। इनमें शिक्षा की कमी थी,
हाँ, कुछ लोग मुसलमान के नवाब जरूर थे, लेकिन जो बाकी जो शेष जनता थी मुसलमानों की, उनमें आर्थिक असमानता बहुत थी, आकाश और पाताल का अंतर था। या तो वे बहुत धनी थे या तो वे निर्धनतम की अंतिम सीमा पर खड़े थे। तो उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए उन्हें लगा कि हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि वे लोग अब कांग्रेस को देख रहे थे कि एक पार्टी 1885 की पार्टी है और उसकी जो नीति है वह न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि सामाजिक नीति पर भी वो काम करती है, लोगों का उत्थान का काम करती है, छुआछूत हटाने की बात करती है, भेदभाव हटाने की बात करती है। तो इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए भी उन्हें अपनी पार्टी की जरूरत महसूस हुई। उसी समय उन लोगों का भी, जैसे हम लोगों का, हिंदुओं का एक धार्मिक आंदोलन चला, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या फिर रामकृष्ण मिशन, उनका भी आंदोलन चला। ये जो दो ज़्यादा मशहूर आंदोलन है वह है बहावी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। इन दो आंदोलनों के द्वारा मुसलमानों को आगे जागृत करने का प्रयास किया गया, उनका उत्थान का प्रयास किया गया। उसी समय लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो नीतियां थी, लाल बाल पाल की, जो कांग्रेस की जो पार्टी अलग हुई थी, गरम दल की जो पार्टी थी, इनकी नीतियां भी मुसलमानों को रास नहीं आ रही थी। एक तरफ जहां बाल गंगाधर तिलक शिवाजी की आराधना करने, काली पूजा करने, गणेश पूजा करने, इस तरह की बात वे किया करते थे, तो उससे मुसलमान आहत हुए और उन लोगों ने अपने को एक पार्टी बनाने की बात की। बहावी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन ने भी मुसलमानों में एक राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें जागृत किया। उसी समय सर सैयद अहमद खान एक व्यक्ति हुए, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे और मुसलमानों के लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए अलीगढ़ में एक विद्यालय खोला और वही विद्यालय आजकल विश्वविद्यालय यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से, मोहम्मडन एंग्लो विद्यालय उनका नाम था, मोहम्मडन एंग्लो यूनिवर्सिटी। उसको पूरा अगर हम देखें तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAOC, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। वह कॉलेज आज विश्वविद्यालय बन चुका है और काफी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यह सर सैयद अहमद खान के दिमाग की उपज थी, इन्होंने इसे स्थापित किया। उसी समय एक प्रबुद्ध नेता थे उन लोगों के, मुसलमानों के, जिनका नाम था आगा खां। इन्होंने भी सर सैयद अहमद खान का बहुत साथ दिया और दोनों के सहयोग से अलीगढ़ आंदोलन आगे बढ़ा। अब मुसलमानों में राजनीतिक चेतना आ रही थी, वे अब एक पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस इसे नहीं चाहती थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मुसलमानों की एक अलग पार्टी हो, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में डॉक्टर किचलू हुए, सीमांत गांधी थे या फिर और दादा भाई नेरोजी थे। ये लोग जो उदारवादी नेता थे, अभी भी इन लोगों ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था। ये वे लोग थे जो उदारवादी मुसलमान नहीं थे और अपनी एक पार्टी बनाना चाहते थे। उसी समय ढाका का नवाब हुए। कुछ लोग मिलकर मिंटो के पास गए। मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे और इन लोगों ने मिंटो से अपनी एक पार्टी बनाने की बात की। मिंटो भी इस चीज़ को चाहता था। मिंटो भी चाहता था कि मुसलमानों की एक पार्टी हो जाए और फिर वो हिंदुओं से उनको अलग किया जाए। तो जब ये मिंटो से मिले और अपनी मांगें रखी, तो मिंटो ने इनको संतुष्ट करने के लिए
1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया। हम लोग जानते हैं 1909 का जो भारत सुधार अधिनियम था वह था कि मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र चिन्हित किया गया, मुसलमानों को एक स्थान दिया गया कि यहाँ से आप ही चुनाव लड़िएगा। यह एक तरह से मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से अलग करने की साजिश थी। परिणाम यह हुआ कि 30 दिसंबर ये लोग ढाका में इन लोगों ने एक एजुकेशनल सोसाइटी की बैठक की ढाका में, जो आजकल वेस्ट बंगाल में, हम इसको बांग्लादेश में, पहले वेस्ट बंगाल में था, आजकल वो बांग्लादेश में हो गया ढाका, उसमें भारत का अंग था। वहाँ पर सभी मुसलमान जुटे और इन लोगों ने 1906 ईस्वी में एक पार्टी बनाई जिसे हम लोग आज मुस्लिम लीग कहते हैं। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों का साथ देना, अंग्रेजी सत्ता में पद पर जाना, न्यायाधीश के पद पर जो अंग्रेज बहाल करते हैं उसमें अपने को बहाल कराना, और फिर हिंदुओं द्वारा जो हिंदुस्तान वगैरह की जो नीति चल रही थी उसका विरोध करना, और फिर स्वतंत्रता आंदोलन को कमोबेश कमजोर करना। क्योंकि एक समय ऐसा आया कि जो कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हो गई, और फिर 1921 ईस्वी में जिन्ना जो थे कांग्रेस से अपने को अलग कर लिए, कांग्रेस से हट गए। अब इन्हें लगा कि कांग्रेस में रहने से उनका वो स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था जो स्थान महात्मा गांधी को प्राप्त था। उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू था, क्योंकि महात्मा गांधी ने मुसलमानों को एक करने के लिए खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था, और वह खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, क्योंकि टर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित करना था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स की संधि के द्वारा उनको हटा दिया गया था। वो तो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा गद्दी पर बैठा और उसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, जो खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन महात्मा गांधी ने मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए 1920 में जो आंदोलन शुरू किया उसमें खिलाफत आंदोलन उनके एजेंडा में सबसे आगे था। अब जिन्ना को लगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की जो यह विचारधारा या कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें उनका स्थान कद बहुत छोटा हो गया है। परिणाम यह हुआ कि वे 1921 से अपने को कांग्रेस से अलग कर लिए और मुस्लिम लीग से पूरी तरह जुड़ गए। वे जिन्ना जो एक बुद्धिजीवी और अच्छे व्यक्ति कांग्रेस के माने जाते थे, उनके अंदर ऐसा वैचारिक परिवर्तन सिर्फ अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ के कारण हुआ। क्योंकि 1929 में जिस समय पूर्ण स्वराज की बात जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, लाहौर में जब 31 दिसंबर को झंडा फहराया गया लाहौर अधिवेशन में, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई, उस समय जिन्ना अपना 14 सूत्री मांग पेश कर रहे थे। और इसी 14 सूत्री मांग में भारत से पाकिस्तान को अलग करने की एक मांग थी। अर्थात अब जिन्ना पूरी तरह कांग्रेस से अपने को अलग कर रहे थे और साथ इनका अंग्रेज दे रहे थे। भारत के वैसे मुसलमान जो समझदार थे, जो उदारवादी थे, वे अभी भी कांग्रेस के साथ टिके हुए थे। सिर्फ बहकावे में आए हुए मुसलमान या फिर वैसे मुसलमान जो सीधे जिन्ना के नेतृत्व को प्रभावशाली मानते थे, वे लोग इसके सदस्य बने और कमोबेश हमारा स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा थोड़ा क्षतिग्रस्त होता चला गया। जिस आंदोलन की कल्पना महात्मा गांधी एक अखिल स्वरूप लेकर चल रहे थे, उसमें मुसलमानों का पूर्णतः साथ न मिलना आंदोलन को कमजोर करना था। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से अंग्रेजों का दिमाग उड़ गया था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान ये दो संप्रदाय के होते हुए इन लोगों ने सामूहिक धक्का लगाया था हमारी सत्ता को, अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने के लिए। और यही नीति थी अंग्रेजों की कि उस एकता को भंग किया जाए, जिसमें अंग्रेज सफल हो गए और भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना
हो गई। और इसी का परिणाम था, अंग्रेजों का परिणाम था कि जब भारत को आज़ादी देने की बात हुई 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया और ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया। भारत का दो टुकड़े कर दिए गए क्योंकि भारत की एकता बनी न रहे। यह सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन इतना हम जरूर जानें कि उस क्रम में कांग्रेस की स्थापना के बाद एक मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, जिसके कुछ कारण अभी आप लोगों को हमने बताया, और इसका भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना रोल है। क्योंकि एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ मुस्लिम लीग, भारत एक तिकोने पर था। तीनों की अपनी अपनी नीतियां थी। अंग्रेज अपना चाल चलता था, कांग्रेस की अपनी मांग थी और इनकी अपनी मांग थी। और इन तीनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम अगर किसी महापुरुष का था तो वह था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में जाना। अगर आज के समय में हम देखें तो यह पार्टियों का अंबार है। इतनी पार्टियां हैं कि नाम लेना मुश्किल है। एक ही विचारधारा के कई पार्टियां। अगर आप साम्यवादी विचारधारा के हैं तो उसकी कई पार्टियां, अगर आप समाजवाद के विरोधी विचारधारा के हैं तो उसकी कई पार्टियां। तो इन अलग अलग पार्टियों से आज भारत भरा हुआ है, एकदम बाढ़ आई हुई है। लेकिन मैं जिस समय की बात कर रहा हूं, उस समय कुछ प्रमुख पार्टियां जो थी भारत में, उनकी चर्चा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने इसी क्रम में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में जाना। अब एक पार्टी उस समय थी RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह हेगड़ेवार साहब उनका नाम था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। क्योंकि जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का वर्चस्व था और ये लोग अपने हिसाब से भारत में अपनी विचारधारा को फैला रहे थे। तिलक ने जहाँ पर शिवाजी की व्यक्ति पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, अन्य देवी देवताओं की पूजा की परंपरा मराठा क्षेत्रों में शुरू की, उसी तरह मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने भी हिंदू महासभा की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। अर्थात जितने भी हिंदू नेता थे वे चाहते थे कि हिंदुओं को उनके धर्म और संस्कृति से अवगत कराते हुए उन्हें जागृत किया जाए। और इसी क्रम में केबी हेगड़ेवार ने, पूरा नाम इनका था केबी हेगड़ेवार, इन्होंने 1925 में RSS की स्थापना की और उन्होंने अपना एक दल बनाया जिसमें लोगों को शामिल किया जाता था और जो हिंदी और हिंदू की बात किया करते थे। मुसलमान के जो नेता थे या जो मुस्लिम लीग थी, इस RSS पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी मानती थी, उस समय से ही मानती थी। लेकिन इसका अस्तित्व था और इसने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। एक उसी समय और पार्टी बनी थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। उन्नीस 1923 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ये लोग कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा असहमत हो गए। ये चाहते थे कि कांग्रेस के लोग सत्ता में जाकर, यानी अंग्रेजों के शासन में जाकर, और उसमें भागीदारी लेकर परिवर्तन की बात करें। और महात्मा गांधी का विचार था कि बहिष्कार करो, जो जो पद पर हो उससे हटो। क्योंकि उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, और इनका कहना था कि अंग्रेजों का साथ देकर विधानसभा में, केंद्रीय परिषद में जाकर उनके विधेयक का, उनके नियम का सदन में विरोध किया जाए।
इसी विचारधारा को लेकर ये दोनों अलग हो गए। और यह स्वराज पार्टी चुनाव में भाग ली। 20 में पहला चुनाव हुआ था, 23 में दूसरा हुआ था, और इस स्वराज पार्टी के अच्छे सदस्य जीते और वे लोग केंद्रीय परिषद में और प्रांतीय परिषद में आए। यह पार्टी और आगे जाती, लेकिन दुर्भाग्य था CR दास जो थे, इनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई और परिणाम यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू अकेले पड़ गए और स्वराज पार्टी का अस्तित्व कमजोर हो गया। इसके अलावा 1917 में रूस में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। 1917 में रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हो गया था। लेनिन के नेतृत्व में, और साम्यवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स और एंगल्स की विचारधारा, साइमन और फूरिये का विचारधारा, रॉबर्ट ओवेन की विचारधारा भारत की जनता भी जान चुकी थी। और भारत के लोग अब साम्यवाद की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए थे। यहाँ के जो पूंजीपति लोग थे, वे लोग साम्यवाद को खतरा मानते थे। लेकिन यह साम्यवाद जो विचारधारा के लोग थे, जिसमें कि उस समय कई प्रमुख नेता थे साम्यवादी विचारधारा के, जिसमें कि M.N. रॉय थे, सत्यव्रत थे, ये लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाए थे। M.N. रॉय ने, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये ताशकंद गए और वहां पर इन्होंने साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद में। सत्यव्रत जी ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व अब भारत में आने लगा था। इन लोगों ने मजदूरों को संगठित किया, एकत्रित किया और उनका संगठन बनाने की बात की और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। वही लाला लाजपत राय जो लाल बालपाल के एक सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1929 में। उसके बाद N.M. जोशी, जो लाला लाजपत राय के साम्यवादी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं थे, उन्होंने उससे फूटकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से फूटकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यानी अब मजदूरों का भी संगठन बनने लगा जो साम्यवादी विचारधारा से था। अब ये लोग मजदूरों के हक की बात, मजदूरों के हित की बात किया करते थे, प्रबंधन से, सरकार से, फैक्ट्री मालिक से, उद्योगपति से। और उसी समय कांग्रेस में भी वामपंथी विचारधारा के लोग आ चुके थे, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय थे। इनके अंदर भी समाजवादी विचारधारा थी। यह भी जनता के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को, चाहे तो समाज का वो अंतिम पंक्ति का हो या समाज का वो प्रारंभिक पंक्ति का हो, सबको समाजवादी विचारधारा को में लाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी कारण से जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें एक अध्यक्ष चुना गया, तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। ये चुनाव हो गया इनका, लोगों ने इन्हें वोट दिया। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया के विरोध के कारण, जो दक्षिणपंथी लोग थे कांग्रेस में, उनके विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से, चूंकि जो भी अध्यक्ष होता था 1 साल के लिए होता था, इस अधिवेशन से अगले अधिवेशन तक सुभाष चंद्र बोस को अपने पद से हट जाना पड़ा, क्योंकि दक्षिणपंथी लोगों ने इनका विरोध किया। और ये गुस्सा में आकर इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये जापान और जर्मनी जाकर उनकी मदद से भारत से अंग्रेजों को निकालना चाहते थे, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था
और हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, रूस था, और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली था। सुभाष चंद्र बोस इसी जर्मनी और जापान की मदद से, चूंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तो इन्हें लगा कि अगर ये हमारी मदद करेंगे तो भारत से भी अंग्रेजी सत्ता हट जाएगी। दुर्भाग्यवश प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो आज़ाद हिंद फौज जिसका निर्माण इन्होंने किया था वह काम नहीं कर सका जो इनकी सोच थी। लेकिन इतना तो अवश्य था कि कांग्रेस में जो दक्षिणपंथी लोग थे उनसे अलग हट के कुछ लोगों ने वामपंथी पार्टी की स्थापना की, यानी कांग्रेस भारत में भी अब साम्यवादी विचारधारा की पार्टियां हो गई थी। कुछ समाजवादी लोग थे, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर नहीं थे, वे लोग जो यूटोपियन समाजवादी इनको हम कह सकते हैं, जो वर्ग विहीन सत्ता की बात करते थे। ये साम्यवादी वर्ग संघर्ष की बात करते थे, वर्ग विहीन हो लेकिन वर्ग संघर्ष के द्वारा हो। और कुछ लोग थे जो वर्ग समन्वय के द्वारा समाजवाद लाना चाहते थे, उसमें कृपलानी थे, उसमें जयप्रकाश नारायण थे। ये लोग जैसे इनके जैसे नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिए। तो ये जो समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण ने तो हजारीबाग जेल से तोड़कर भाग गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया था। और बाद में आज़ादी के बाद ये जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी जब उन्होंने लागू की थी उस इमरजेंसी का विरोध किया और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना इन्होंने जनता पार्टी के नेतृत्व में कराई। मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्य था कि वह पार्टी आपस में ही लड़ती रही और 3 वर्षों के अंदर पुनः चुनाव हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश ने लोगों को बताया कि अगर आप में संगठन हो सकता है, अगर आप एकत्रित होंगे तो अंग्रेज को जैसे भगाया गया है, भारत में हर चीज़ की, हर कुरीति को, हर सत्ता के गलत कुकृत्य को हम लोग विरोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में नेताओं की कमी नहीं है। प्रारंभ काल से, आदिकाल से भी नेता रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी नेता थे और आज भी भारत के नेता हैं। फर्क सिर्फ यह है कि आज हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि कौन नेता देश हित की बात करता है, कौन नेता हमारे हित की बात करता है, या कौन नेता व्यक्तिगत हित की बात करता है। कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों के बीच चुनाव करना जनता का कर्तव्य है, क्योंकि यह एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधि ही शासन करते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। इसलिए सत्ता पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि का अधिकार होना चाहिए, और वह प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुना जाता है तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि किसे हम सत्ता में पहुंचाएं। उस समय लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, आज सभी जागरूक है और इसलिए भारत का लोकतंत्र अमर है। धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।